स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान से भूगोल का पाठ 3 और आपके बुक का भी पाठ 3 अध्याय 3 कृषि। कृषि का यह भाग 1 है। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इस वीडियो को देखिए। YouTube से लिया गया वीडियो। आपने वीडियो को देखा। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। बिना खाए कब तक जिंदा रह सकता है इंसान? तो उत्तर है 8 से 21 दिनों तक आदमी जिंदा रह सकता है। पानी पीकर बिना खाए आदमी कब तक जिंदा रह सकता है? तो उत्तर है 2 महीने तक लगभग वो जिंदा रह सकता है। और एमिनो एसिड कितने दिनों तक शरीर को भूख से संभालता है? तो उत्तर है 3 दिनों तक। इसके बाद 3 दिन के बाद शरीर का जो वसा कार्बोहाइड्रेट है वह उपयोग होना शुरू हो जाता है। भूखे रहने से शरीर का वजन कितने प्रतिशत तक घट जाने का खतरा हो जाता है? उत्तर है 18%। और 18% से अधिक वजन कम हो जाए तो यह खतरे की बात होती है। क्या हम बिना खाना खाए जीवन जी सकते हैं? निश्चित रूप से इसका उत्तर नहीं है। और जो खाना हम खाते हैं वह कहाँ से आता है? उत्तर है खेतों से, भूमि से। भूमि पर खेती करना, फसल उगाना और पशुपालन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है कृषि। तो हमारा जो टॉपिक है वह है कृषि। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम झूम खेती के बारे में देखते हैं। झूम खेती के बारे में हमने कक्षा 9th में हमने पढ़ा है, जिसमें जो किसान हैं वह खेती करते हैं और कुछ वर्षों के लिए अपनी भूमि को रिक्त छोड़ देते हैं, जिससे वो अपनी खोई हुई उर्वरकता को प्राप्त कर सके और पुनः उस पर खेती करने योग्य हो तो उसे छोड़कर वह दूसरे स्थान पर खेती करना शुरू कर देता है। इसे हम कहते हैं झूम खेती। ये कक्षा 9th में हमने पढ़ा था। हम देखते हैं भारत में फसल की ऋतुएं कितनी हैं। तो फसल के अलग अलग मौसम में, ऋतुओं में फसलें अलग अलग बोई जाती हैं। तो इनका एक पैटर्न है, उस पैटर्न को कहते हैं सस्य प्रवर्तन। तो भारत में जो सस्य प्रवर्तन या सस्य प्रारूप हैं वह 3 प्रकार के हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे खरीफ की फसल, फिर हम देखेंगे रबी की फसल, और खरीफ और रबी के अलावा जो तीसरे प्रकार की होती है वो होता है जायद की फसल। तो सबसे पहले हम देखेंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सोयाबीन, मक्का, दालें, है ना, उड़द और दूसरे जो प्रकार की दालें हैं, ये मूंगफली, सोयाबीन, ये सब जो है मुख्य फसलें हैं खरीफ की। खरीफ की जो फसल होती है उसे हम कहेंगे गर्मी की फसल, क्योंकि यह गर्मी में बोई जाती है, इसलिए हम गर्मी की फसल भी कहते हैं। और इसके मुख्य फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि आते हैं। मुख्य रूप से इसकी जो शुरुआत होती है वह जून महीने में होती है। जून, जुलाई, अगस्त मुख्य 3 फसलें हैं और सितंबर में इसे काट दी जाती हैं। इसे ही हम कहेंगे खरीफ की फसल। सस्य प्रारूप का ये पहला प्रारूप। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट्स रबी की फसल। रबी की फसल में आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको गेहूं मुख्य फसलें हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जौ, और उसके साथ साथ आप सरसों, राई, अलसी और चना मुख्य फसलों में आता है। इसमें भी दालें उगाई जाती हैं, और चना और गेहूं इसमें मुख्य फसलें हैं। तो सस्य प्रवर्तन में हम दूसरा जो प्रारूप है उसे हम देखेंगे रबी की फसल। रबी की फसल जाड़े में उगाए जाने के कारण इसे जाड़े की फसल भी कहते हैं। और जौ और मटर, सरसों, गेहूं यहाँ के इस प्रारूप की मुख्य फसलें हैं। जौ आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे गेहूं के बालियों के बगल में। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो
तीसरा जो प्रारूप है वह है जायद की फसल, जिसे हम हमदानी भी कहते हैं। जायद का मुख्य जो कार्य रहता है वह व्यापारिक फसलों को उगाने के लिए किया जाता है, जिससे धन की प्राप्ति होती है किसानों को, क्योंकि किसानी या खेती करना अब एक व्यापार, एक व्यवसाय बन गया है। तो इसमें किसानों का मुख्य जो ध्यान है वह धन कमाने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे चित्र में भी तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां, चारे वाली फसलें और लौकी, कद्दू, यहाँ पर आप गन्ने भी देख पा रहे होंगे, ये व्यापारिक फसलों में आती हैं। तो यह मुख्य रूप से जायद की फसलें कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे होंगे कि ये भारत का नक्शा है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसका 2/3 जो जनसंख्या है वह कृषि कार्य में संलग्न है। को आगे बढ़ाने में या उसके जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका जो मुख्य आधार है वह कृषि ही होता है। तो पूर्व में केवल अनाज कृषि में उत्पन्न होते थे, कृषि कार्य में ही उत्पन्न होते थे, लेकिन यह उद्योगों के लिए अब कच्ची सामग्री की भी पूर्ति करता है। अब यह लगभग एक व्यवसाय बन चुका है, इसलिए किसान लाभ की फसलों को प्राथमिकता देते हैं। जैसे कि व्यापारिक फसलों में हम देखेंगे फूलों की खेती करना, चाय, कपास, कॉफ़ी इत्यादि, बासमती चावल इत्यादि को वो पहली प्राथमिकता देते हैं। मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि का उत्पादन काफ़ी कम होता है। अब आज की तारीख में बहुत कम होता है। यह अगर हम देखें 50 के दशकों में तो इसका उत्पादन अधिक किया जाता था। तुलना करेंगे कि किस प्रकार से यह वृद्धि हुआ है, तो हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर धान, गेहूं और इसके अलावा मक्का और तिलहन की खेती में यहाँ पर एक वृद्धि हुई है। यह जो दे रहा है, ये जो आंकड़े हैं यह मीट्रिक टन या करोड़ टन में है। स्टूडेंट, जैसे आप देख पा रहे होंगे धान जो है वो 1950 जो नीले कलर में है वो 1950-51 को दर्शा रहा है, और जो लाल कलर में है वह वर्ष 2010 और 11 को दर्शा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे 21 करोड़ टन से यह 96 करोड़ टन हो गया है, और गेहूं का उत्पादन 6 करोड़ टन से यह 86 करोड़ टन का उत्पादन हो चुका है। तो इस प्रकार हम तुलना करने पर हम देखते हैं कि किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे वर्ष 1950-51 के आंकड़ों में अगर हम सिर्फ एक ही दशक का देखें तो उसमें हम देखेंगे धान का उत्पादन 21, सबसे अधिक धान का उत्पादन था, और उसके बाद दालों का उत्पादन था, और दालों के उत्पादन के बाद क्रमशः गेहूं, ज्वार और मोटे अनाजों का उत्पादन 6 करोड़ मीट्रिक टन के लगभग एक समान था, और सबसे कम उत्पादन मक्के का होता था 1950-51 के दशकों में। अब हम देखते हैं वर्ष 2010-11 के आंकड़ों में जो बुक में दिया हुआ है उसके अनुसार, तो यहाँ पर धान का उत्पादन देखेंगे 21 से 96 करोड़ टन, और गेहूं का उत्पादन जो है वो 86 करोड़ टन हो चुका है। 6 से 86 करोड़ टन का उत्पादन हुआ है, 6 करोड़ से टन से, और मक्के के उत्पादन में भी यहाँ पर 21 करोड़ टन वृद्धि हुआ है। तिलहन 32 करोड़ टन हुआ है। तो हम अब देखेंगे उत्पादन में हमने ये दंड आरेख से ये देखने की कोशिश किया कि किसमें अधिक वृद्धि है। बिल्कुल स्पष्ट है यह। तो अगर आपके लिए प्रश्न है कि किसका उत्पादन सर्वाधिक रहा किस फसल का, तो आपको क्या लगता है, ये धान है, गेहूं है, मक्का है या कोई और? तो इसके लिए क्या आपने इसे धान को चुना है? धान का उत्पादन अगर हम देखेंगे 21 से 86 लगभग 75 करोड़ टन का वृद्धि हुआ है, और गेहूं के उत्पादन में 6 से 86 लगभग 80 करोड़ टन का उत्पादन में वृद्धि हुआ है, और वहीं पर मक्के का खेती जो हम देखेंगे तो लगभग 19 करोड़ टन का वृद्धि यहाँ पर उछाल हुआ है।
तो सबसे बड़ा जो उछाल है उसको हम देखेंगे कि कहाँ पर हुआ है या किसमें हुआ है। यदि आपने गेहूं को चुना है तो इसमें 80 करोड़ टन का वृद्धि हुआ है। तो इसे अगर हम देखें किसमें हुआ है वृद्धि सबसे अधिक, तो इसे हम देखेंगे धान में देखेंगे 75 करोड़ टन की वृद्धि हुई है 21 करोड़ टन से। इसकी अगर हम प्रतिशत में हम गणना करें तो लगभग 357.14% की वृद्धि हुई है। वहीं हम अगर गेहूं की गिनती करें तो गेहूं में 80 करोड़ टन की वृद्धि हुई है 6 करोड़ टन से। तो इसका जो वृद्धि का प्रतिशत है वह है 1333.33%। स्टूडेंट्स, अब आपका उत्तर यहाँ पर स्पष्ट है कि गेहूं का उत्पादन जो है वह धान के उत्पादन से अधिक में हुआ है। तो ज्वार, जिसे हम इंग्लिश में शॉरगम के नाम से भी जानते हैं, और यह सफ़ेद मोतियों के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे वाइट मिलेट भी कहते हैं। और बाजरा जो है, यह आप देख पा रहे होंगे आइसक्रीम की तरह यह जो इसकी फसल होती है, और ये काले होते हैं, मतलब इनका जो रंग होता है वो काला होता है, तो इन्हें काला ब्लैक मिलेट भी कहते हैं। और यहाँ पर तीसरे चित्र में आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स रागी। ये रागी है और इसका जो सरसों के दाने के जैसा होता है, और सरसों नहीं तो राई के दाने जैसा होते हैं, और यहाँ पर इसको पीस करके इसका आटा तैयार किया जाता है। और यह आटा जो है इसका पुडिंग भी बनता है और इसका चीला भी बनता है, और इस तरह से ये थोड़ा सा कलर जो है इसका काले रंग का होता है। और इसकी फसल आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यह बालियां लगी हुई हैं, और ये रागी है। तो ये मोटे अनाज हैं, इनके उत्पादन में भारी कमी हुई है। 50 के दशकों में इसका उत्पादन अधिक होता था, लेकिन अब इसका मांग अधिक न होने के कारण और जो हरित क्रांति सरकार के द्वारा जो फसलों के उत्पादन के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए, उसमें मोटे अनाजों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और न ही सरकार के द्वारा इसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई इसके उत्पादन की वृद्धि को लेकर। यही कारण है कि किसानों के प्रति किसानों में मोटे अनाजों को लेकर के कोई रुचि नहीं दिखाई जाती है, इसलिए इनका उत्पादन में निरंतर कमी आई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भाग 1 जो है समाप्त हुआ। अगला वीडियो बहुत ही जल्द प्रस्तुत करूँगा, और आशा है आपको ये पसंद आया। तो आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्न को आप cgschool.in पर अपलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर भी आप मुझे भेज सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया। धन्यवाद।